अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 21 रमजान उल मुबारक 1445 हिजरी, 1 अप्रैल 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, काबिल के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वेरी वेरी एक्साइटिंग वीक, because you know why. And why I say is why, because you know this is the last week, full working week before the Eid holiday. वैसे आज भी मुझे लग रहा है कुछ आज सन्नाटा है सड़कों पे, मेरे ख्याल से आज भी कोई अच्छी सी वजह से कुछ स्कूल्स वगैरह जो है वो आज बंद है. So lots of holidays coming up here in Sindh especially. 4 अप्रैल को which is a Thursday, सिंध की तरफ से ऑफिशियली छुट्टी दे दी गई है. जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी है. फिर उसके बाद 5 को जुमातुल विदा है. माशाल्लाह हम सारा टाइम इबादत करते रहते हैं और करते रहते हैं और जुमातुल विदा का बस आगाज होता है फजर का और वहां से लेके मगरिब तक इबादत चलती हैं. तो वो भी छुट्टी का जो काफी सारी जगहों पे छुट्टियां जो है वो इस हवाले से मनाई जाती हैं. बट देन ऑफ कोर्स द वीकेंड, देन जस्ट वन वर्किंग डे नेक्स्ट मंडे. कल जब इस वक्त हम नेक्स्ट मंडे जिंदगी बखैर अगर इस वक्त हम आते हैं तो फिर उस वक्त that's going to be the officially last working day before we break for a reasonably longer Eid holidays. So yeah, पॉजिटिव बातें. So yeah, अच्छा जी, प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और आप लोग के मैसेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं. इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं. जब तक ये नाराजगी चल रही है सरकार की ट्विटर के साथ, तो हमने आपको एक दूसरा चैनल जो है वो भी प्रोवाइड किया है जो कि फेसबुक का है और फेसबुक के इस चैनल पे जो है वो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कम्युनिटी का नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर. और वहां पे जाके आप जो है वो अपना मैसेज हमें पोस्ट कर सकते हैं अंडर अ मैसेज. मैं यहाँ पे अभी ये मैसेज पोस्ट भी कर देता हूँ. मेरा एक वहां पे पोस्ट होगा जिसके नीचे जिसमें लिखा हुआ होगा प्लीज पोस्ट योर मैसेज फॉर द 1st of April 2024 शो बिलो. और वहां पे जाके आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं. तब मुश्किल तो लंबी कहानी सुनानी पड़ती है की कसम फेसबुक पे मैसेज कराने के लिए. ट्विटर का अच्छा होता है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पे मैसेज कर दें. ठीक है, चलें जी, कोई मसला नहीं है, ये भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए. तो here we go. चलो जी, अभी क्या सीन है, अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. अब से थोड़ी सी देर बाद ज़ाहिर प्रोग्राम में आज काफी सारी बातें होनी है. नेचुरली क्रिकेट का तो जिक्र होना ही होना है और उसके बाद हम बात करेंगे आज तुर्की के हवाले से भी. पाकिस्तान का तो नेचुरली जिक्र होगा फॉर श्योर. तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान साहब को जो है वो एक मैसिव किस्म की शिकस्त हुई है, उस पे भी जरा बात होगी. और और भी कोई ना कोई खबरें आती रहेंगी. बाकी तो मवाद आप ही लोग बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं प्रोग्राम के लिए. सो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के फौरन बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, डजंट मैटर. जरा हमारा थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, वो भी हम उसको देख लेते हैं. इंजीनियर बाबू देख लेंगे उसको. बट बहरहाल हियर आई एम गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड जल्दी से आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करना शुरू करते हैं. एंड आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है जावेद साहब की तरफ से, जो हमें बताते हैं टर्किश इलेक्शन ऑपोजिशन स्टन्स एर्दोगान विद हिस्टोरिक विक्ट्री. बिल्कुल जी, आगे चल के प्रोग्राम में इस पे हम जरा तफसील से भी बात करेंगे. इसके अलावा जावेद साहब हमें ये भी बताते हैं AT&T डेटा ब्रीच, मिलियंस ऑफ कस्टमर कॉट अप इन मेजर डार्क वेब लीक. ऑलराइट, चलें जी. AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, अमेरिका की एक बहुत मशहूर लेगेसी कंपनी, और उसमें एक मैसिव डेटा ब्रीच हुआ है. और अभी हमें पता ये चला है कि आपको पता चला, पाकिस्तान में भी पता चला होगा आपको कि नादरा में भी जो है एक मैसिव डेटा ब्रीच हुआ है और हम में से काफी सारे लाखों लोगों का डेटा जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल
डर गया यार. उफ, मार्केट में जो है वो हमारा डेटा अवेलेबल हो गया और इसी खुशी में जो है वो अभी खबर ये भी आई थी कि नादरा के जो चेयरमैन हैं हु इज सर्विंग 3-स्टार जनरल, उनको भी अच्छी एक मेजर एक्सटेंशन मिल गई है. सो चलें जी, कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से. आगे बढ़ते हैं जी. और एमी अली ने अपना एक आर्टिकल शेयर किया. कहते हैं हमारा मुश्तरका दोस्त जब मक्का जा रहा था तो उसकी वहाँ की मशहूर मुर्गी ब्रोस की कंपनी से रगबत को देखते हुए उसे ताकीद की थी कि तलबिया पढ़ते हुए ध्यान रखना कहीं अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह कुछ और ना पढ़ ले. That was a good one, yeah. That was a good one. जबरदस्त यार. वैसे वाकई सीरियसली सऊदी अरब जो भी जाता है वो एक रिचुअल होता है that people generally go to अल्बैक, और अल्बैक जाके जो है वो एक दफा जरूर लोग चक्कर लगाते हैं. I mean just to check the hype. और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि यार it was just okay. I mean there was nothing extraordinary about it. It was fine. It was not bad. कुछ लोगों को लगता है कि यार थोड़ा सा ब्लेंड था एंड और आपको पता है कि उनका जो अरबिक फूड होता है उनका जरा इतने ज्यादा उसमें तेज मसाले नहीं होते, हम उसके आदी होते हैं. लेकिन फिर भी लोग जरूर जाते हैं वहां पे. लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आता है, जिन लोगों का टेस्ट जो है उस चीज के हवाले से डेवलप रह जाता है, हो जाता है, खासतौर से पीपल हु हैव बीन लिविंग इन सऊदी अरेबिया फॉर लॉन्ग. उनका एक मैंने ये देखा है कि वो ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं अल्बैक की, बिकॉज नेचुरली द टेस्ट डेवलप ओवर टाइम और आप उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, रादर देन दोस्त जो कि एक दो दफा जाते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है यार ठीक है. मैं भी जब हम लोग जब गए थे हज पे गए थे, आखिरी बार सऊदी अरब तभी गए 2018 में, तो उसमें भी 2-3 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ था अल्बैक में. बल्कि हमारे दोस्त हमारे लाहौर के लिस्टर हैं रिजवान खलील साहब, वो भी साथ ही हज पे उन दोनों आए हुए थे. तो हमारी उनसे मुलाकात जो है ना, हमने जो जगह स्पॉट डिसाइड किया था वो यही था, जो अजीजिया एरिया है जहाँ पे लोग हाजी क़याम कर रहे होते हैं मिना जाने से पहले, और बात उसके करीब तरीन जो प्लेस थी, दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि यार यहाँ पे मुलाकात करते हैं. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है रियाजुर रहमान साहब कहते हैं कंप्लीटेड 38 years इन एविएशन रिफ्यूलिंग फील्ड. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, जबरदस्त. आपने बताया कि आपने अप्रैल 1986 में जो है वो इस फील्ड को ज्वाइन किया था और अब मार्च 2024 हो गया है. व्हाट एन इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड अमेजिंग फील्ड इट रियली इज. ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है. हमारे दोस्त रियाजुर रहमान साहब, आप जानते हैं कि रोजाना हमारे साथ एविएशन के हवाले से खबरें भी शेयर कर रहे होते हैं. इनका अपना असलूब है ज़ाहिर है ये, और उसकी वजह जो है वो भी यही है कि उनका अपना ताल्लुक भी जो है वो एविएशन की फील्ड के साथ ही है. और रिफ्यूलिंग के हवाले से, जहाज़ों की रिफ्यूलिंग के हवाले से जो है ये इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. तो सर कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि करियर के इस स्टेज पे आके और इस मौके पर आकर भी आप माशाल्लाह इतने मुतमईन हैं अपनी इस फील्ड के इंतखाब के हवाले से. आई एम श्योर यू वुड हैव seen a lot of countries, would have traveled a lot, and what else do you want in life? I mean seriously, ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है that when you look back at your career, you are nothing but you have nothing but gratitude, और अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं आप और मुतमईन हैं. तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए रियाज साहब. और दुआ यही है कि हमारे बाकी सुनने वाले और हमारे दोस्त जो हैं वो भी अपने करियर्स के हवाले से इतने ही मुतमईन हो जितने आप हैं. जितना भी आपका करियर रह गया, अल्लाह ताला कामयाबी के साथ और इज्जत के साथ जो है वो आपके तमाम मामलात जो है उनको कामयाबी के साथ जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचाए. आमीन सुम्मा आमीन. ओके जी. फ़हीम अली खान कहते हैं FPCCI constitutes think tank on Pakistan's economic revival. Bro, you should be appointed as the head of this committee. नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई क्रेडेंशियल नहीं है फ़हीम अली खान कि मैं इस कमेटी का हेड करूं. FPCCI में पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग जो हैं वो बैठे हुए होते हैं और ज़्यादातर रेंट सीकर्स बैठे हुए होते हैं जो कि ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि ज़ाहिर है उनको रेंट सीकिंग में जो है वो हेल्प कर सके. और थिंक टैंक बनाने का कोई मकसद नहीं है. हम ऑलरेडी हमारे पास थोक के हिसाब से थिंक टैंक्स जो है मौजूद हैं. प्रॉब्लम यह है कि निज़ाम को चलने नहीं दिया जाएगा जब तक गलत लोगों को ला के थ्रू एट द एंड ऑफ द डे. देखो, जितना भी थिंक टैंक बना लें, जो भी कमेटी बना लें, जो भी कर लें, आप जब एक मिनिस्टर को बिठा देंगे वहां पे और उसके नीचे जो 3-4 बाबू हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, जब तक आप उनको फिक्स नहीं करेंगे या वहां पे मेरिट के हिसाब से लोग मौजूद नहीं होंगे तो फिर उस वक्त जो है उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जबरदस्त जी. और क्या सीन है,
फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने एक कुरान की आयत जो है वो शेयर की है, कहते हैं आप सहाबा कराम की दुआ। ओके, सहाबा कराम की दुआ। अच्छा, एक कुरान की बड़ी मशहूर आयत है जो कि आपने मेरे साथ शेयर की है, सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं जो कि बड़ी खूबसूरत आयात जो है। वैसे तो पूरा कुरान ही खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरत दुआ है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता कि सहाबा कराम की दुआ इसको कहा जाता है या नहीं, लेकिन इन 2 आयात के हवाले से कुछ रिवायात भी हैं कि ये वहाँ नज़ूल हुआ था या ये तोहफा था जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया गया था एंड ऑल्सो। बहरहाल जो खूबसूरत आयत है, ज़रूर इसके माने के साथ इसको याद कीजिए और ये मांगने के लिए भी बड़ी खूबसूरत दुआ है। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं रोमानिया और बल्गारिया बाकायदा शेंगन जोन का हिस्सा बन गए हैं। 13 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिलाखिर दोनों ममालिक शेंगन जोन में दाखिल हो गए हैं। बड़ी बात है, यानी अब आपके पास शेंगन वीज़ा होगा तो फिर आप रोमानिया और बल्गारिया भी जा सकते हैं और दैट्स वेरी नाइस, दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। मेरे ख्याल से पहले भी कोई ना कोई अरेंजमेंट होता होगा, लेकिन अब मतलब ये है कि रोमानिया और बल्गारिया जो हैं वो भी शेंगन वीज़ा इशू कर सकते हैं। उन्होंने इशुएंस के जो है वो शायद अलाउ कर दिया हो। सो वरना मेरे ख्याल से अगर आपके पास शेंगन वीज़ा हो, मैं तो खैर कभी इन ममालिक में गया नहीं, जो लोग गए हों वो बता सकते होंगे कि क्या आप शेंगन वीज़ा लेके पहले बल्गारिया जा सकते थे, सोफिया या बुखारेस्ट, इस तरह के। आपको पता नहीं, जैसे कि आप तुर्की जाना हो तो इफ़ यू हैव गॉट द शेंगन वीज़ा और यू हैव गॉट द अमेरिकन वीज़ा तो आप तुर्की में जा सकते हैं, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। तहम आप अमेरिकन वीजा ऑफ कोर्स इशू नहीं कर सकते। सेम गोज विद दीज 2 कंट्रीज। तो चलें जी, गुड न्यूज फॉर दोज हु हैव गॉट इनफ मनी टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड। और आपने भी जो है अब्दुल रज़ाक साहब तुर्की के इलेक्शन के हवाले से खबर शेयर की है। रिपब्लिकन पार्टी, जी हाँ, CHP तुर्की की जो पार्टी है, जमहूरिया हलेक पार्टी, उसने बड़े दिनों बाद एक मेजर जैसे कहना चाहिए कि शॉक दिया है रजब तैयब एर्दोगान साहब को। तफसील से इसकी बात करेंगे आगे चल के। ज़ायदा शाहीन पूछती हैं कि उनके लीडर इमरान खान की आखिर उनको रिहाई कब नसीब होगी। फिलहाल तो हमें कोई करीब नजर नहीं आ रहा मामला, लेकिन देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला। अब्दुल रज़ाक कहते हैं इसराइल में फिल्का वाराना कशीदगी, मदारिस के तलबा के लिए फौजी भर्ती से इस्तिस्ना के खिलाफ रिजर्व फौजियों की तंजीम ब्रदर्स नाम का कदामत पसंद मोहल्ले में मुजाहरा। जी बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प एक वाक़या इस वक्त इसराइल में चल रहा है। आपने कहा कि मदारिस के तलबा के लिए, बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है वो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, लेकिन जी बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और तुर्की में, माफ तुर्की नहीं, इसराइल में जो है वो एक यहूदियों में एक सेक्ट होता है जिनको हरादी कहा जाता है या हेरेटिक ज्यूइश कहा जाता है। ये इंतहाई कट्टर सोच रखने वाले और रासिखुल अकीदा किस्म की सोच रखने वाले जो हैं वो यहूदी होते हैं। और ये हेरेटिक जो लोग होते हैं, इनको इसराइल में जो फौजी तरबियत है, 2 साल फौजी तरबियत लाजमी है। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट एक्सेप्ट अगर आप जो है वो हरादी हैं। और हरादी अगर आप होते हैं तो फिर उसमें आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाती है। कहा यह जाता है कि ये दीन में इतना मशगूल है या मजहब में इतना मशगूल है, यानी मजहबी जो है वो तालीमात हासिल करने में और उसको प्रोपोगेट करने में और दूसरों तक फैलाने में इतने मशगूल हैं कि ये फौजी जो ट्रेनिंग है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो उस हवाले से जो है वो इस वक्त काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है, बिकॉज इसराइल में जो है वो आप जानते हैं कि इस वक्त वो हालत जंग में। सो लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस हैपनिंग इन इसराइल राइट नाउ। और उसमें आप शायद ये भी जानते हो कि कल ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई थी कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बिन्यामीन नेतन्याहू, उसने एक इमरजेंसी सर्जरी उसको करवानी पड़ी है हर्निया की। अपने मुझे लग रहा था हार्ट अटैक हो गया उसको, लेकिन हर्निया की जो है वो उसने अपनी सर्जरी कराई है। अच्छा जी, पंजाब में इस साल मुल्क की तारीख की गंदम की सबसे ज्यादा काश्त का नया रिकॉर्ड कायम किया गया था और गंदम की एक बम्पर क्रॉप की तवज्जो थी। तमाम गुज़श्ता एक हफ्ते में तीसरी बार होने वाली जालाबारी ने गंदम की खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यही हैरत हो रही थी कि यार ये अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आ कैसी सकती है। चलें जी, जालाबारी ने गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा दिया। देखते हैं जी गंदम पाकिस्तान में कितनी आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या गंदम की इस बम्पर क्रॉप के बावजूद भी पाकिस्तान में गंदम की कीमत में या आटे की कीमत में कमी होनी थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बशीर अहमद कहते हैं ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है, हॉकी भी इसी हालत से गुजरी होगी, जब ही तो हॉकी बर्बाद है पाकिस्तान में। इसकी एक ज़ाहिर एक लंबी स्टोरी है बशीर, हॉकी पाकिस्तान में इन हालात में क्यों पहुंची। ज़ाहिर है इसमें अंदरूनी इख्तलाफात, और इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस
वहशियाना और बेशरमाना अंदाज से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ये कप्तानी के मामलात को हैंडल कर रहा है. दिस एक्चुअली टेल्स यू कि एक ऐसा आदमी आपने बिठा दिया है ले जा के कि जो कि अपने कॉन्फिडेंस के इतने पीक पे चल रहा है, बिकॉज उसको लग रहा था, जाहिर है उसने पिछले 1.25 साल में जो किया है, he could do whatever he wished to, and जाहिर है there were people who were defending him, people and institutions who were defending him. अब उसी चीज को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, तो फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ. मुझे कल बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के कि बाबर आजम जो है वो एक बार फिर से कप्तान बन गए हैं, और बाबर आजम ने जो है कप्तानी का ताज अपने ऊपर एक बार फिर से सजाने का फैसला कर लिया है. ये कांटों का ताज है, इनको अंदाजा नहीं है इस वक्त. बाबर के जो एक जो बाबर फैन क्लब है, एक एक्सट्रीम बाबर फैन क्लब है, मीडिया में भी है. तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट बाबर फैन क्लब के मीडिया के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो मोहसिन नकवी ने बाबर के साथ मुलाकात की है, उसमें बाबर के पास कोई ऑप्शन ही उन्होंने नहीं छोड़ा था कप्तान बनने के अलावा. अब ऐसा कैसे होता है मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन बेसिकली वो भी यानी बाबर के जो हार्ड कोर फैन है उनको भी इस बात का अंदाजा है कि यार ये जो बाबर कर रहा है ये गलत कर रहा है. और वहां पे जो वो स्टोरी लेकर आ रहे हैं इस चीज के हवाले से कि यार बाबर के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था सिवाय कप्तानी चूज करने के. सो ये जो है ना, वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी यही बोल देना कि यार हमारे पास आज से 7-8 साल बाद बोलेंगे वो ये बात, हमारे पास हम मजबूर थे, हमारे पास हुकूमत लेने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, हमारे सामने जो चीजें ला के रखी गई थी, अगर हम वो हुकूमत नहीं बनाते तो फिर हम क्या करते. तो यही वाली कहानी जो है ना, ये इस तरह जो है ना वो शो किया जा रहा है कि जैसे बाबर के साथ जो है ना वो यही हुआ है. लेकिन बहरहाल जी जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये बहुत गलत हो रहा है, और अल्लाह ताला रहम करे यार, पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अफजल सलीम साहब फेसबुक पे मैसेज करते हैं, कहते हैं आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ईद, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा शम्सुल आरफीन कहते हैं एक नेक मकसद की तकमील के लिए आज मेरा रनिंग टेस्ट है, दुआ करें कि अल्लाह मकसद में कामयाब करे और एक नेक मकसद की तकमील मुझसे करवाए. रनिंग टेस्ट, ओहो रनिंग टेस्ट भाई कौन सी चीज़ों के लिए होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह नेक मकसद होगा. और फरहान असलम खान, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. खुदी है तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह. अल्लामा इकबाल ने भी ना चुन के मुश्किल अल्फाज जो है ना अपनी पोएट्री में डाले. आई एम सॉरी यार, आई नो मेरा मजाक ना उड़ाएगा प्लीज, लेकिन वाकई यार अब नहीं कभी इकबाल मिलेंगे तो उनसे मैं बोलूंगा, इकबाल साहब मुश्किल लफ्ज आप लाने ढूंढने पड़ते थे. अब तो खैर थैंक्स टू रीख्ता आप जाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर लिखते हैं सर्च में खुदी का सिर लिखेंगे आप और आपको वो पूरी नज़म ला के दे देगा. फिर उसमें आप जाके जो है वो उस मुश्किल लफ्ज के ऊपर टैप करेंगे और नीचे उसका उर्दू हिंदी इंग्लिश में जो है वो मान यार क्या कमाल ऐप बनाई है यार. बहुत बहुत सलाम उन लोगों को जिन्होंने रिख्ता नाम की ये ऐप जो है बनाई है. खुदी है तेग फिसा, तेग मतलब आपको पता है कि तलवार शमशीर, और फिसा मतलब क्या होते हैं धार वाली. ऑलराइट, क्या बात है भाई, जबरदस्त. अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह. ये तकबीर मैगजीन में लिखा होता था, याद है, मुझे है हुक्म अज़ां. सोचें यार वो तक ये लिखते थे. एनीवे चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, जावेद साहब बड़े हैरान हैं कि मैं 7:11 देके मुसलसल जैसे कहते हैं ना कि जल्दी आने के. आजकल ये रमजान की वजह से ये सीन है, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं किसी के लिए. रमजान के बाद फिर वही सीन ऑन हो जाएगा जो नॉर्मल वाला सीन है अपना. लेकिन खैर चलें जी, ये क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर परेड ग्राउंड के करीब डकैती की अनोखी वारदात. डाकू इफ्तारी करते 5 दोस्तों से मोबाइल फोन छीन कर ले गए. जाते जाते एक डाकू को एक नौजवान के कीमती शूज पसंद आ गए, वो भी उतरवा कर ले गए. मुकदमा दर्ज. यार वैसे सीरियसली यार, वैसे पता है आप इस मामले की ना हंसी मजाक की बात जो है ना वो अपनी जगह, लेकिन यार व्हाट इज रॉन्ग विद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इस्लामाबाद. देखो 2 बातें हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि 2 चीजें इस्लामाबाद के बारे में कि यार इस्लामाबाद में आप आम सड़कों पे भी एक गेटेड सोसाइटी की तरह जो है ना आप चहलकदमी करें, वॉक करें बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी चिंता के, कोई परवाह नहीं है आपको. मैं वैसे ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि मैं अभी पिछले कोई
3-4 महीनों में मेरा 3-4 दफा इस्लामाबाद जो है वो जाना हुआ है. और खास तौर से एक पर्टिकुलर, ये मैं दिसंबर में जो गया था तो वो तकरीबन कोई 7-8 दिन या थे, 4-5 दिन गुजारे इस्लामाबाद में. आई वॉकड अ लॉट. सर्दियों के दिन थे, खूबसूरत फिजा थी. इट वाज ड्राई विंटर्स ऑफ कोर्स, उस वक्त तक बारिश और ज़ाहिर है वो जालाबारी वगैरह नहीं हुई थी इस्लामाबाद में. लेकिन मैंने रात में वॉक बहुत किया था. यानी कहीं जाने के लिए दैट वाज माय प्रेफर्ड वे ऑफ गोइंग एंड सीइंग प्लेसेस. या कहीं रेस्टोरेंट जाना है, अच्छा हम F7 में ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में टीम के साथ, F6 जाना है तो कोसार जाना, यार पैदल चलते हैं यार. इवन दो इट टुक लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट, बट वी डिड वॉक अ लॉट. लेकिन इस बार पहली बार मुझे डर लगा इस्लामाबाद में. वो कराची वाली फीलिंग जो आपको होती है ना, आप हर मोटरसाइकिल वाले को शक से देख रहे होते हैं और प्रॉब्लम हुई. आप यकीन जाने, हम लोग उस दिन जा रहे थे वॉक करके, हमारे एक दोस्त हसन साहब थे जिनको एक मोटरसाइकिल वाले ने आके पीछे से मार दिया, बैंग. अच्छा हम समझे कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल है. हमने कहा यार मोबाइल भी लेगा और एक्सीडेंट भी करवा दिया उसने. लेकिन पता चला कि नहीं, वो सिर्फ एक्सीडेंट करा रहा था. वो कोई अनाड़ी था जिसके हाथ में जो है ना वो मोटरसाइकिल आ गई थी. वो बेचारे के बहुत जोर से आगे मोटरसाइकिल लगी थी यार पीछे से वो, बट ही वाज फाइन, ही वाज गुड, ही वाज ओके. तो दो बातें, एक तो इस्लामाबाद की ये स्ट्रीट क्राइम्स का जो मामला, दूसरा इस्लामाबाद की पुलिस की हमने हमेशा बड़ी तारीफ सुनी थी कि यार पाकिस्तान की तमाम पुलिस के मुकाबले में इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो काफ़ी महज़ब है और तमीज़ से पेश आती है, बदतमीज़ी नहीं करती. अच्छा वो भी जो एक मिथ थी वो पिछले 1.5 साल में हमने देख लिया कि वो भी जो है ना वो तकरीबन ब्रेक हो गई है. और पूरा उन्होंने अपना जो काम करना था वो उन्होंने किया है बाकी पुलिस की तरह. तो लगता है ऐसा ही है कि या तो बाकी इलाकों से पुलिस से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद में आ गए या क्या मसला हो गया, हमें पता नहीं है. लेकिन बहरहाल आपको ये भी शायद कहानी जो है पता चली होगी, इस वक्त तो इस्लामाबाद पुलिस में भी जो है ना वो काफ़ी मसले चल रहे हैं. और आपको ये भी पता चला होगा कि IG इस्लामाबाद की तैनाती के हवाले से भी जो है ना वो काफ़ी इशू चल रहा है. और कहते ये हैं कि जी वफाकी दारुल हुकूमत में पहले से जो मौजूद 3 DIGs हैं वो एक जूनियर IG के नीचे काम करने से गुरेजा नजर आ रहे हैं. ये एक अखबार की रिपोर्ट है जिसको अभी हमारे ग्रुप में हमारे दोस्त डॉक्टर सुहेल ने शेयर भी किया और मैं कल इसको पढ़ भी रहा था. और कहते हैं कि जी उन DIGs जिनका नाम अवैस मलिक, हसन रजा और शोएब जाबाज. शोएब जाबाज तो लगता है सिंध पुलिस से क्या होगा, ऐसे हमारे भी पुलिस में इस तरह के नाम होते हैं, सिंध में ना पुलिस में भी इस तरह के नाम होते हैं. अच्छा जी ये सिलसिला है. कहते हैं जिनसे तकरीबन 3-4 साल जूनियर जो है ना ये हैं जो कि IG लगाए जा रहे हैं. आप जानते हैं कि जी इस वक्त ज़ाहिर जो इस्लामाबाद का IG है वो उसके पीछे ज़ाहिर है यू नो दैट जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होता है उसका बड़ा रोल होता है. बिकॉज बाकी तो आपको पता है, खैर आई मीन ओवरऑल IGs लगाना वफाकी हुकूमत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें जो होता है. और ये भी आपको पता है कि ये मोहसिन नकवी को रिलक्टेंट इन्होंने IG नहीं इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है. ये भी वो हैं जो लोग ज़ाहिर ला के इस गवर्नमेंट में बिठाए गए हैं, जो 3-4 बड़े बड़े नाम हैं जो हम जानते हैं. बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. शाहरुख कहती हैं यस यू आर राइट, इस्लामाबाद इज नॉट एनी मोर सेफ as it used to be. A lot of street crimes going on sadly. Shahrukh lives in Islamabad of course, so yeah I think अब इस्लामाबाद में भी लोग प्रेफर यही करेंगे कि गेटेड सोसाइटीज में ही जो है वो रहा जाए. वेरी सैड. आई थिंक इस्लामाबाद वाज आवर लास्ट बैस्टियन ऑफ सिक्योरिटी, जो कि अब मैं अनगेटेड एरियाज की बात कर रहा हूँ. वरना तो देखो यार कोई गेटेड सोसाइटी बना के उसमें खारदार इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती हुई तारे लगा के 40-50 सिक्योरिटी के रोक रख के अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं हुई ना. लेकिन बहरहाल है, अब वो एक है रियलिटी. इस बारे में ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हैं तो अब क्या कहा जा सकता है. अभी हमारे एक दोस्त आए हैं बाहर से, उनकी फैमिली नॉर्थ कराची में रहती थी पहले, तो वो नया नाज़ाबाद शिफ्ट हुई है, तो बहुत अप्रिशिएट इस चीज़ को कर रहे थे कि यार मुझे बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आकर जो है ना वो ज़रा सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास हुआ. तो मैंने कहा यार गेटेड सोसाइटी में, वो भी इतनी अच्छी वेल प्लान गेटेड सोसाइटी में भी अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी का एहसास नहीं होगा तो फिर आखिर होना होगा कहाँ. फिर अगर वहां पे भी मसले हो गया, बिकॉज एक और सोसाइटी है ना मशहूर, वहां सुना उधर अंदर चोरियां हो रही हैं, तो क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से. वैसे मैं भी ना एक गेटेड कम्युनिटी में एक जमाने में रहा करता था जो कि फौज के बाज इदारों के जेरे एहतमाम था वो एरिया. वहां पे चोरियां होने लगी थी यार काफी ज्यादा. वो बड़ा इट बिकेम प्रीटी कॉमन साइट देयर नाउ. सो या क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. हसन शेख कहते हैं इट्स ओके एंड आई एम फाइन आर द 2 मोस्ट कॉमन लाइज स्पोकन इन द वर्ल्ड. वाओ, इट्स ओके, आई एम फाइन. और स्पेशली अगर आपकी बीवी ये 2 बातें बोल रही हो ना, इसका मतलब कि बड़ा गया तू, आई एम फाइन. ये क्या हो गया, खैरियत? नो आई एम फाइन. और गेम ओवर बेटा, चलो गया आज का दिन. ओके हसन ये भी कहते हैं डोंट नो वेदर टू राइट अफेक्ट और इफेक्ट, यूज इम्पैक्ट इंस्टेड. ओह वेरी गुड पॉइंट. यानी आपको अफेक्ट और इफेक्ट का फर्क अगर नहीं, ए से और ई वाले का फर्क नहीं पता,
तो उसकी जगह आप वर्ड इम्पैक्ट यूज करें. वैसे खैर मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हो गया हूँ अफेक्ट और इफेक्ट के हवाले से. बिल्कुल मैं इस पे अब गलती नहीं करता. बचपन में कभी करते होंगे गलती, लेकिन अब ये चीज जो है ना क्लियर हो गई है. और क्या सीन है, जीशान बेग साहब कहते हैं ऑन द 1st of April 2004 Gmail was launched with 1 gigabyte of storage space, a significantly higher amount than competitors offered at that time. On 1st April 2005, first anniversary of Gmail, the limit was doubled to 2 gigabytes. You remember जब Gmail launch हुआ था उस जमाने में it was by invitation only. जबरदस्त, यानी आपको इनवाइट जाया करता था. उस जमाने में हॉटमेल पॉपुलर हुआ करता था. यूज्ड टू बी रॉकेट मेल. नेट एड्रेस एक हुआ करता था. रिमेंबर, आई मीन याहू ईमेल. आई डिड हैव याहू एज वेल. यस, आई एग्री. सो बट आई यूज्ड टू यूज नेट एड्रेस. एक जमाने जब इंटरनेट शुरू हुआ था एक मैं वो यूज करता था. एंड देन ऑफ कोर्स हॉटमेल यूज किया एक जमाने में. या इंटरेस्टिंग डेज. मेरा एड्रेस होता था adil_iba@hotmail.com. मेरे दोस्त कहते रहे कि छिछोरा इंसान है यार तू, लेकिन क्या करें, बहरहाल उस वक्त को याद ही नहीं आ रहा था समझ में क्या क्या बनाया जाए ईमेल एड्रेस. यार यही बना लिया था. इज्जत भी बहुत होती थी IBA में पढ़ने की उस जमाने में. चले जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Mikal Hassan Band with Chal Bulia. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड या जल्दी से आप लोग के कुछ फेसबुक पे 2-3 थोड़े से मैसेजेस शामिल कर लेते हैं हम. और फहीम अली खान कहते हैं, अच्छा आपने कैप्टनसी के हवाले से बात की है बाबर और शाहीन के दरमियान, तो इस पे तरह तफसील से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद जब हम खेलों की बात करेंगे. सैयद उमर अब्बास कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम आई टू खुदी एज खुद ही इन इकबाल्स पोएट्री whereas खुदी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हिज पोएट्री. बिल्कुल उमर, आपने दुरुस्त बात फरमाई. काफी सारे लोग जो हैं वो खुदी को जो है वो खुद ही समझते थे. मुझे लगता है यही है कि हमारे स्कूलों में भी जो अल्लामा इकबाल की पोएट्री हमें पढ़ाई जाती है, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स की तरह उसको पढ़ाने के लिए भी लोगों को इकबालियात की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो उनको नहीं होती है. आई मीन इकबालियात आप जानते हैं वो इटसेल्फ उर्दू अदब में एक उसका एक अलग शाख है. और जो लोग इकबालियात में बिल्कुल कहना चाहिए ना कि बहुत ही गहराई में जाके उसका मुताला करते हैं, उनकी गुफ्तगू का एक लेवल ही डिफरेंट होता है. मैंने 1-2 लोगों को सुना है और काफी गौर से उनको सुनने की कोशिश की है और अंदाजा यही होता है कि यार उनकी जो थिंकिंग है वो काफी डिफरेंट. और आजकल के बच्चों को जो प्रॉब्लम जो होती है ना वो अच्छा काफी सारे आपको पता है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी हो रहे होते हैं अल्लामा इकबाल की पोएट्री वगैरह के हवाले से, उनकी पोएट्री समझाने के लिए. बिकॉज इकबाल ने ज़ाहिर बच्चों के लिए भी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनकी जो पोएम्स उनकी पोएट्री की जो है वो बुनियादी जो फिक्र है उसको समझाने के लिए भी अक्सर असातिज़ा जो है इकबालियात के उनके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हो रहे होते हैं. और मैंने भी 1-2 सुने हैं बैठ के. वो आई रियली होप चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इट. एक बार लाइव भी मौका हुआ एक कैंप में. एक इकबालियात की बड़ी मशहूर शख्सियत है और काफ़ी नौजवान भी हैं वो, और उनको सुनने का मुझे मौका मिला. वो बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, कमाल बातें कर रहे थे, और मैं सुन के ये कह रहा था कि यार किस लेवल की गुफ्तगू हो रही है. लेकिन जो बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट था उस चीज़ के हवाले से वो ये था कि जो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट थे वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे थे. यानी जिन अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल किया जा रहा था, मैंने 1-2 बच्चों से उस लेक्चर के बाद जब उस पर फीडबैक लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि हम बस सुन रहे थे लेकिन कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे. सो बहरहाल जी ये एक लंबा डिस्कशन है, कभी इस पे बात की जाएगी. आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जो बाइडन को खत का जवाब अगले ही दिन लिख के दे दिया. उतने एक्साइटेड थे शहबाज शरीफ साहब कि भाई चिट्ठी आई है अमेरिका से चिट्ठी आई है. और उन्होंने जो है वो जो बाइडन को बताया, जो बाइडन ने खत लिखा. यार वैसे जो बाइडन को बेसिक तमीज भी नहीं है यार खत लिखने की. भाई अभी नवा चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आए, 1 महीना भी नहीं हुआ, उन्हें कम से कम ओहदा कबूल करने की मुबारकबाद ही दे देते हैं. भाई बहुत मुबारक हो, अभी हाल ही में आपने बाकी जो सरबराहान को खत लिखे हैं, खतूत लिखे हैं, उनमें आप देखिए मुबारकबाद कैसे पहली लाइन में मुबारकबाद देते हैं. हमारे बंदे को उन्होंने मुबारकबाद ही नहीं दिया यार. हमारा खैर वो उसको भी पता है मेरे ख्याल में जो बाइडन को कहानी हुई क्या पाकिस्तान में. बट बहरहाल उन्होंने कहा जी अच्छा उसमें जो बाइडन ने बाकी सारी बातें अपनी जगह करने के बजाय उन्होंने जो है ना वो सिक्योरिटी पे बहुत फोकस था उनका. बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है ना वो इस वक्त एक बार फिर से काफी शदीद हो चुके हैं. तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब में लिखा अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं. रेडी टू जॉइन हैंड्स फॉर रीजनल पीस, पीएम टेल्स बाइडन. Shahbaz says Islamabad values its relationship with Washington, welcomes initiative in energy, climate change sectors and all. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है.
अच्छा जी, बाइडन से तफ्तीश 6,000 ईमेल्स ऐवान नुमाइंदगान के अरकान के हवाले कर दी गई हैं. ओके. NA56 रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी की कामयाबी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है. एंड देन वी हैव गॉट मोहम्मद जुबैर साहब क्या कहते हैं जी, 3 बड़ी पार्टियां मुतनाज़ हो चुकी, नई जमात की जरूरत है. बहुत गलत बात की है जुबैर साहब से, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी. 3 बड़ी जमातें मुतनाज़ हो चुकी हैं. सियासी जमातें जब होंगी तो मुतनाज़ होंगी. जुबैर साहब तो बड़ा मैंडेट का एहतराम करने की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक नई जमात को लाने की क्या जरूरत है. मसला ये है जुबैर साहब, खैर मैं उनसे बात कर लूंगा ज़ाती तौर से, कि जब नई जमात लाने से मसला सॉल्व नहीं होगा, जमातों के मैंडेट ना मानने से मसला, या उनके जमातों के मैंडेट मानने से मसला सॉल्व होगा. बहरहाल पेट्रोल महंगा हो गया भाई, तकरीबन 9.5 रुपए. डीजल जो है वो सस्ता हो गया. तो चलें जी, पेट्रोल की कीमत जो है वो 289 रुपए हो गई है और डीजल की कीमत जो है वो 282 रुपए हो गई है. ठीक है जी. और क्या सीन है. सिंध से पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों फैसल वावडा और मुत्तहदा के आमिर चिश्ती बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने का इम्कान. और चीन का क्या कहना है कि दहशतगर्दों को सख्त सजा दी जाए, हमले बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करेंगे. बशाम हमले की तहकीकात का मुतालबा. शहरियार आफरीदी ने बानी PTI का ताज़ियती पैगाम पहुंचाया. चीनी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़. पाक चीन अफगान सैफ अली की पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए. रहनुमा PTI का ये कहना है तालीम रोजगार कबायली इलाकों में दहशतगर्दी की लानत से लड़ने में मदद दे सकते हैं. PTI की इमरान की रिहाई, अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली. बैरिस्टर गौहर की सरबराही में उमर अयूब, शेर अफजल, फैसल जावेद, आजम सवाती ने इसमें शिरकत की है. पाकिस्तान के ज़्यादातर अखबारात में इसके हवाले से कोई तस्वीर जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहरहाल आप ये तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं. और क्या सीन है. FBR 9 माह में टैक्स वसूलियां 6,700 अरब के हदफ से तजावुज कर गई. इनकम टैक्स का शेयरनेस. ओके. ज़ाहिर है आपको पता है FBR के टैक्स बढ़ने की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो इन्फ्लेशन का फैक्टर है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. Coalition eye 2/3 majority in tomorrow's Senate poll. If all goes to plan, PPP, PMLN and partners may get 64 senator in 96 member house. PTI would still remain single largest party. Polling in KP Assembly may be delayed if MPA's oath issue not resolved today. और आपको पता है कि जी 2/3 मेजोरिटी ज़ाहिर है इनको दिलवा दी गई है किसी भी ना किसी तरह. और उसका मकसद भी आप समझ गए होंगे. ऑलरेडी एक खतोखाल आना शुरू हो गया है कि आइन में जो अगली तरमीम होने वाली है उससे किस किस को जो है वो फायदा होगा. वैसे पाकिस्तान में मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी कोई खबर अफवाह नहीं होती, अफवाह के पीछे खबर ही होती है. अफवाहें ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं. कितना गिरेंगे बस ये देखना है हमको. आगे बढ़ते हैं जी. 2 troops martyred in गवादर गन अटैक. इसके अलावा लॉयर्स से येस टू सुओमोटो एंड नो टू पावरलेस कमीशन. पाकिस्तान के वकला आपको पता है कि उनमें वो इस वक्त दमखम नजर नहीं आ रहा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उनकी तहरीक में नजर आया था, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी बहाली मुहिम के पीछे भी कौन था. अब आपको पता है कि जो वकला हैं उनकी बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो कोई खास एंथुजियाज्म शो नहीं कर रही हैं उन 6 जजेस के उस खत के हवाले से, जिसमें आप जानते हैं कि कमीशन बना दिया गया है. नून लीग से कुर्बत रखने वाले एक रिटायर्ड जज तसद्दुक जिलानी साहब को जो है वो उसको हेड करने को कहा गया है. 300 वकला ने पाकिस्तान के एक खत लिखा है, एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये कोई कमीशन बनाने के बजाय ये एक फुल कोर्ट बेंच सुओमोटो एक्शन के बाद बनना चाहिए, जो कि इन तमाम मामलात का जो है वो जायजा ले. और इन सिग्नेटरीज में आप शायद जानते हो कि जस्टिस रिटायर्ड जिलादे जो हैं वो भी शामिल हैं, यानी वो भी चाह रहे हैं कि उनके अब्बू जो हैं वो इसको हेड ना करें. सो चलें जी, वेरी गुड. दैट्स अ प्रीटी प्रिंसिपल स्टैंड बाय द वे. अभी आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. खेलों की खबरें शामिल होंगी. पाकिस्तान की क्रिकेट का नॉनसेंस जो चल रहा है इस वक्त उस पर भी बात करेंगे. एंड देन वील टॉक अबाउट फुटबॉल एज वेल. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अजीब दुनिया है, अजीब मखलूक है. क्राइसिस ना भी हो तो हमारे यहाँ क्राइसिस को क्रिएट कर दिया जाता है. बिकॉज जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हाल ही में, बिकॉज अभी तो कप्तान बनाया था, आपने चेंज किया था और अब जो है वो नए चेयरमैन आ गए हैं. तो वो नए चेयरमैन जो है वो उनका नया एडवाइजरी बोर्ड आ गया है. सर अब मोहसिन नफी को क्रिकेट के बारे में क्या ज्यादा पता होगा, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं
अब देखिए उसी में आप जानते हैं कि अब से थोड़ा अर्सा पहले जो है वहाब रियाज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे थे, और वहाब रियाज अभी भी आप जानते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। लेकिन अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि जी शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी से निकाल दिया। इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। एक खिलाड़ी को उसके 5 मैचेस में महज कप्तानी करने के बाद कप्तानी से हटा देने के पीछे कोई वजह नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की नौयत ऐसी लग रही है कि उनको लगता है कि शाहीन शायद आने वाले दिनों में टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं होंगे, या फिर शाहीन ने कोई ऐसी बात कर दी जो कि डिसिप्लिन की वायलेशन या खिलाफ वर्जी हो, या फिर बाबर आजम को इतना अजीम कप्तान पाकिस्तान का गुजरा हो और पाकिस्तान को मुश्किल मौक़ों पर अपनी कप्तानी के बेहतरीन जौहर दिखाकर जो है वो उन मुश्किलात से निकालने में कामयाब हुआ, तो फिर ये सेंस बनती है। फिर तो सवाल ये बनता है कि इन द फर्स्ट प्लेस बाबर को हटाया ही क्यों था। लेकिन आई थिंक ये कौम शाहिद है, गवाह है कि उसने बाबर आजम की यूनी डायरेक्शनल कप्तानी, लकीर के फकीर वाले फैसले, और इसके अलावा इंतहाई लैक ऑफ क्रिएटिविटी वाली जो उनकी सोच है, उस हवाले से उन्होंने उनके काफ़ी फैसले जो है वो देखे हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोग तंगिश पदंदा हैं कि आखिर क्या वजह है कि बाबर आजम को एक बार फिर से लाया जा रहा है। ज़ाहिर है इसके पीछे लोग हमेशा, ज़ाहिर है मोहसिन नकवी एक सियासी अपॉइंटमेंट है, कोई मेरिट पर तो वो ज़ाहिर आए नहीं है, तो लोग इसके पीछे जो है वो कुछ सियासी मुहर्रिकात जो हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी दूर अभी फिलहाल हमको जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप जानते हैं जी, बाबर आजम को पाकिस्तान का वाइट बॉल कैप्टन एक बार फिर से बना दिया गया है, और एक स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रिलीज हुई जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने वही इट वाज एन ऑनर सर्विंग एंड ये वो फलाना, माय बेस्ट विशेस, गुड लक। लेकिन कल शाम से पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हलकों में जो बाखबर जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ऑल इज नॉट वेल, एवरीथिंग इज नॉट राइट विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, और ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है इसमें जो है ना वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनसे तो किसी ने पूछी नहीं है ये बात, उनसे तो किसी ने बात ही नहीं की है। ये कैसे ये स्टेटमेंट और ये बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इसमें ज़ाहिर है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ज़ाहिर है बाकी वो जो आजकल आपको पता है कि सबके बिल्ली चूहे फाख्ते, वो अब हमारे एक दोस्त जो हैं वो सब ने अपने जानवर दौड़ाए हुए हैं। अभी हमारे दोस्त गफ्फार साहब जो है वो अपना चीता भी लेकर आ गए, उन्होंने चीता भी जो है ना वो अपना छोड़ दिया है। हाउएवर जो थोड़े से मैं ये बोलूँगा कि ज़रा जो क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से जो सबसे तमीज़ के ट्वीट्स होते हैं ना, वो ESPN क्रिक इन्फो के जो है ना लोग होते हैं, उनको आप सुन लिया करें। अब जैसे कि इसमें दानियाल रसूल है जो कि ESPN क्रिक इन्फो पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने लिखा है जी, उन्होंने रात गए मैसेज किया था कि शाहीन शाह अफरीदी इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज अ स्टेटमेंट वेरी शॉर्टली डिनाइंग दैट द PCB स्पोक टू हिम फॉर द कोट्स एट्रीब्यूटेड टू हिम ऑन द PCB वेबसाइट। ऑलराइट, ऐसी बात जो है वो मिलती जुलती कोई हमने उस्मान समीउद्दीन की जानिब से भी जो है वो सुनी थी। एंड देन ऑफ कोर्स जो एक और इम्पोर्टेंट इन मामलात में जो एक सोर्स हो सकती है आपकी, वो है सवेरा पाशा। और सवेरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज शी इज माय एक्स कॉलीग देयर, फ्रेंड, बट आपको पता है कि शाहिद खान आफरीदी सुसर जी जो है वो काफ़ी करीब हैं शाहीन के, और जाहिर है वहाँ से इंफॉर्मेशन और ख़बर जो है वो कोई ना कोई मिल ही जाती है। और वहाँ पे सवेरा का भी अगर आप ट्वीट देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया है कि जी शाहीन से तो कोई बात इस हवाले से की ही नहीं गई है। तो ये है सूरत हाल जनाबे वाला, ये हाल है पाकिस्तानी क्रिकेट का। एक देखिए, अब कुछ भी हो जाए, जितनी भी ये झप्पियाँ और पप्पियाँ आपको जो है ना वो स्क्रीन पर लेते हुए एक दूसरे की दिखाई दिए जाएं, ये बंदे, आपने एक नफरत का बीज बो दिया है, वो डाल दिया है बीज। अभी वो शायद बीज जमीन से 1 फुट नीचे हो, लेकिन अब आप इस माहौल की वजह से जो है ना वो इसमें आपने बीज डालने के बाद आप उसको पानी दिए जा रहे हैं और आप उसको खाद भी डाले जा रहे हैं। कभी ना कभी आप देखेंगे कि ये एक तनावर पौधा बन के जो है वो निकलेगा और अच्छी खासी टीम का जो है ना एक कबाड़ा कर देंगे। ये होता है कि जब आप अनप्रोफेशनल और सियासी लोगों को ला के जो है ना वो इंपॉर्टेंट जगहों पे बहरहाल बिठा देते हैं। सो चले जी, क्या कह सकते हैं यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एक ही हम लोग कहना चाहिए ना कि हम एक सिंगल स्पोर्ट नेशन है और उसमें एक स्पोर्ट भी हमसे जो है ना वो ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। तो अब इस पे क्या कहें यार, ये तो हाल है इस मुल्क का। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीन है,
अब ये सीन है वो ये है कि जनाब वाला या अब हम बात कर लेते हैं जरा फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल के हवाले से हम तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जिक्र करते हैं. भाई कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला गया आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वाले. कहना चाहिए कि मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान, बिकॉज इट वाज प्लेड एट इत्तेहाद. और पता नहीं 54 या 57 मैचेस में पहली बार हुआ है दैट मैनचेस्टर सिटी हैव बीन हेल्ड टू अ 0-0 ड्रॉ एट होम. ये अपने होम ग्राउंड पे बड़ी जबरदस्त टीम है ये मैनचेस्टर सिटी. इनको हराना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, या इनके साथ जो है वो इवन मैच जो है वो ड्रॉ करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी आर्सेनल ने जो है वो कल अच्छे और जैसे कहना चाहिए कि अच्छे खेल का जो है वो मुजाहरा किया और इस मुकाबले को 0-0 से ड्रॉ किया. मैनचेस्टर सिटी के जो है वो जाहिर है जो उनके टॉप प्लेयर हैं अर्लिंग हालैंड, वो एक बार फिर से आर्सेनल के खिलाफ जो है वो गोल स्कोर करने में नाकाम रहे. और जो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट था वो यही था कि मैनचेस्टर सिटी हैड जस्ट 1 शॉट ऑन टारगेट येस्टरडे. सो आमतौर से मैं यही देखता हूँ कि इंग्लिश मीडिया जो है उसमें खासतौर से कुछ पंडित जो बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं आर्सेनल के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस वगैरह के हवाले से जो है ना वो काफ़ी सख्त जो है वो बातें कर रहे होते हैं. लेकिन कल मैं ये भी देख रहा था कि बल्कि इनफैक्ट स्काई स्पोर्ट्स पे जो पंडित्स बैठे हुए होते हैं काफ़ी दिलचस्प मज़ेदार इनके तज्जिए होते हैं. गैरी नेवल को मैं सुन रहा था, वो बहुत क्रिटिकल होता है आर्सेनल का. उसने भी कल जो बात की है आर्सेनल के हवाले से और उसने कहा कि जो 2 बातें जो है ना वो आर्सेनल ने बड़ी क्लियर कर दी हैं. एक तो ये कि यार उनकी जो है ना वो बिग मैच की माइंडसेट या मेंटालिटी जो है ना वो अब डेवलप हो चुकी है. और दूसरी बात जो उन्होंने की वो अपने डिफेंसिव डिस्प्ले के हवाले से उन्होंने की थी कि ख्याल ये था कि इस तरह के मैचेस में आर्सेनल जो है ना, आर्सेनल ऑफ कोर्स यार जो लोग आर्सेनल की परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि इतने बड़े मैचेस में जो है वो आर्सेनल कैपिचुलेट कर जाता है. पिछले साल आर्सेनल वाज लीडिंग एट वन पॉइंट इन टाइम, बल्कि सीजन खत्म होने से 1-1.5 महीना पहले तक लीड कर रहे थे. लेकिन यही जो फिक्सचर था यानी इत्तेहाद में जो अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी हुआ था, दे लॉस्ट 4-1 एंड दे लॉस्ट लाइक हैंड्स डाउन, टोटली डोमिनेटेड. कहते हैं ना कि डीमोरलाइजिंग परफॉर्मेंस आर्सेनल के लिए थी वो. और लेकिन कल उन्होंने आई थिंक दे वेंट देयर विद द स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि काउंटर पे अटैक करना है, एक कॉम्पैक्ट डिफेंस के साथ खेलना है. बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव फुटबॉल कह रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग ज़्यादा आर्सेनल की फुटबॉल देखते आ रहे हैं ओवर द इयर्स उनको अंदाजा होगा कि यार आई थिंक इट वाज अ स्ट्रेटजी वेरी वेल एक्सिक्यूटेड, स्पेशली विलियम सैलिबा हु वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर यस्टरडेज गेम एज वेल. एंड व्हाट अ डिस्प्ले. पिछले साल जो ये मैच हुआ था, पिछले साल अप्रैल में, उसमें सैलिबा वाजंट प्लेइंग, इंजरी की वजह से उनका एक बड़ा काफ़ी लंबा एक इंजरी का स्पेल था. और आर्सेनल के किसी एक प्लेयर की वजह से कहना नहीं ये चाहिए कि आपके चांसेस जो है मिस हो गए थे, लेकिन that actually tells you the importance of that player, the French player, Saliba, जो कि of course as a defender वहाँ पर खेल रहे होते हैं. So good game yesterday, but इसका फायदा जो हुआ है वो हुआ है लिवरपूल को, because Liverpool had a win yesterday. कल उन्होंने जो है वो ब्राइटन के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोलों से जो है वो कामयाबी हासिल की. एंड उसके बाद वो टॉप ऑफ द टेबल जो है वो पहुंच गए थे. और अगर कल इन दोनों में से कोई भी एक टीम जीत जाती, मैनचेस्टर सिटी या आर्सेनल, तो फिर वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाती. लेकिन बहरहाल लिवरपूल इज एंडिंग दिस वीक 29 विद 67 पॉइंट्स और आर्सेनल हैज गॉट 65 एंड मैन सिटी इज जस्ट अ पॉइंट बिहाइंड. लेकिन याद रहे जी, ये तमाम टीमें इस मिड वीक पर भी एक्शन में होने वाली हैं, बिकॉज कल रात से जो है वो मैचेस होंगे जिसमें ऑफ कोर्स परसों आर्सेनल विल बी होस्टिंग लूटन. इसके अलावा अगर हम बात करें लिवरपूल की, सो दे आर गोइंग टू बी इन एक्शन ऑन थर्सडे. दे विल बी होस्टिंग शेफील्ड यूनाइटेड. आसान गेम फॉर देम, बट मैन सिटी वुड हैव अ स्लाइटली ट्रिकियर असाइनमेंट मैच टुमारो नाइट, वेडनेसडे नाइट सॉरी, एंड दे विल बी होस्टिंग एस्टन विला. आपको लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. 8:23 अब हो चुके हैं और जल्दी से आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में जो इस वक्त है वो हम वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से टूटा था. #sunrise with अदील ट्विटर पे, एक्स पे आप मैसेज मुझे भेज सकते हैं. एंड सर अकबर कहते हैं, इट इज सरप्राइजिंग हाउ एक्शंस ऑफ अदर्स अफेक्ट योर चॉइसेस एंड डिसीजन. आई रिमेंबर यू प्लेड अ की रोल नोइंगली और अननोइंगली इन मेकिंग मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स टू मूव फ्रॉम फेसबुक एंड नाउ ... यार मैं तो देखिए मुझे
आई हैव गॉट नो लव लॉस्ट फॉर फेसबुक. मैं कोई उसका फैन वैन जो है वो नहीं हूँ. मैं अभी भी एक्स या ट्विटर पसंद करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी सरकार, आपको पता है कि इस वक्त जो गेम कर रही है, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ आपको. अच्छा जी, शेरी का मैसेज आया है, और शेरी का ये उन्होंने एक लिंक शेयर किया है प्रॉफिट मैगजीन का, जो कि ब्रोकन लिंक है. इट सेज पेज नॉट फाउंड. अब ये कौन सा लिंक है मुझे नहीं पता. वकार अहमद साहब कहते हैं, एक्साइटेड टू शेयर दैट आई क्लिंच्ड द सेकंड स्पॉट इन द पेसर्स चैलेंज फॉर लीडर बोर्ड फॉर मार्च. बिग शाउट आउट टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी अलोंग द वे. लेट्स कंटिन्यू पुशिंग बाउंड्रीज टुगेदर. दैट इज सो वंडरफुल मैन. ग्रेट. सीन क्या है भाई वकार यार. वैसे ही मैं क्योंकि खुद पेसर में आजकल बिल्कुल ढीला हो गया, रमजान की वजह से तो बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, तो मैं भी जरा चेक कर लूं कि भाई कौन जीता कौन हारा. हमारा पेसर का जो चैलेंज था फॉर एक सेकेंड यार, हमारा पेसर का जो चैलेंज है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. कौन से महीने का? मार्च के महीने का. तो मैं जरा देख लूं जी चैलेंजेस कौन से हैं हमारे. अरे मिल ही नहीं रहा यार. मिल जाएगा, शेयर कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ. लेकिन बहरहाल जी, गुड टू नो माय फ्रेंड दैट आपने जो है वो अच्छे नंबरों से इम्तियाजी नंबर आपने हासिल किए हैं वकार साहब. और चेक कर लेते हैं यार. असल में मोबाइल अपना मैंने चेंज किया है ना, तो मुझे लग रहा है पता नहीं, लग रहा है कुछ चैलेंज जो है ना वो शायद पिछला वाला मुझे, हाँ ये तो रहा ना मार्च चैलेंज. ऑलराइट, नंबर 1 मोहसिन अजहर. वाह, हु एल्स. क्या बात है सर. 9,02,000 स्टेप्स रमजान में भी, माशाल्लाह, वेल डन. वकार अहमद साहब 9,94,000 स्टेप्स. ऑलराइट, साद ने किए हैं 7,48,000 स्टेप्स. वाह साद, क्या बात है. साद हसन से मुलाकात हो सकता है कल हो शायद, तो देखते हैं, चेक करते हैं जी. रेहान मोहसिन साहब जो है 6,15,000 स्टेप. तौसीफ अहमद साहब 5,07,000. बिलाल अहमद 5,07,000 स्टेप्स. मुस्तफ़ा तकरीबन 5 लाख स्टेप्स. एंड जवेद साहब जो है वो 4,44,000 स्टेप्स. नॉट बैड फॉर रमजान. एंड अशफाक जिंजोआ साहब नंबर 9. एंड फैजान हयात हु इज स्टडीइंग इन यूरोप दीज डेज, वो नंबर 10 पर आए. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. इंशाल्लाह अप्रैल का चैलेंज जो है वो हम अभी अपलोड कर देंगे, और आप लोग जो है वो फिर उसमें हिस्सा ले सकते हैं. नंबर बढ़ाएं यार, लोग कम हैं यार काफी. क्या हो गया आप लोगों को यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एंड जरीन अवान कहते हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और सलामती. अच्छा, आपने बीमारों के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, तो चलें ठीक है. ऑलराइट, इसके अलावा आज अप्रैल फूल डे है, जिसपे हमारे दोस्त कासिम मलिक साहब कहते हैं, नो अप्रैल फूल डे दिस ईयर इन पाकिस्तान, वी हैव बीन ऑलरेडी फूल्ड ऑन द 8th of February 2024. चलें जी, आप ये बात कहते हैं. मुझे तो लगता है कि यार 8th of February जो है ना वो इस कौम ने किसी और को फूल बना दिया. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. जल्दी से फेसबुक पे अब नजर डालता हूँ मैं. फेसबुक पे काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो जमा हो गए हैं. नईम अब्बास कहते हैं, अदील भाई टैक्स ऑन सैलरी क्लास इज ऑन वेरी हाई साइड. आउट ऑफ 1.3 million बोनस माई टैक्स वाज 3,50,000. गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग. हाँ यार वाकई सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्स की शरह है वो इस वक्त खौफनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है. और क्या कहा जाए यार, क्या कह सकते हैं. मोमिना साजिद कहती हैं, लास्ट अशरा ऑफ रमजान स्टार्टेड. वाओ. फहीम अली खान कहते हैं, इफ यू रियलिस्टिकली कंपेयर बाबर एंड शाहीन यू विल फाइंड बाबर बेटर देन शाहीन. आई थिंक शाहीन इज नॉट मैच्योर टू कैरी ऑन कैप्टेंसी बर्डन. अच्छा, तो बाबर बहुत मैच्योर है, पता नहीं यार. मुझे नहीं लगता. मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ. आपने शाहीन को टेस्ट कहाँ किया एज अ कैप्टन यार. देन फारूक असगर कहते हैं, joined from Islamabad, are the news regarding Shaheen statement correct or not? Can Shaheen deny that? Please say salam to your regular listeners on road to office this moment. Kashif, Faisal Abbasi, Mubashir Fawad, Ahmed Faraz. Please share the Pacer challenge result. All right. इमरान हमीद साहब, बिल्कुल जी दुरुस्त किया है आपने काम. और तहसील मेलसी जिला विहाड़ी से मोहम्मद आसिफ साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. बाबर एंड शाहीन बोथ आर नॉट सूटेबल चॉइस फॉर द कैप्टेंसी. शुड लुक फॉर एनीवन एल्स. व्हाट अबाउट रिजवान? यार रिजवान के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कोई सीक्रेट है जो हमें पता नहीं है. बिकॉज वाकई रिजवान को जिस तरीके से इग्नोर किया जाता है कप्तानी के हवाले से, मुझे ये बात जो है ना वो अभी तक समझ में नहीं आई है ये बात कि है क्या बात. बट बहरहाल जायदा शाहीन, वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद वारसी, थैंक यू. कैप्टेंसी हैज बिकम अ जोक, आइदर इट इज क्रिकेट और द गवर्नमेंट. उरूसा इजाज कहती हैं.
और मोहम्मद वारसी साहब कहते हैं पेसर ग्रुप नेम प्लीज. अच्छा, पेसर ग्रुप में मैं करूंगा यही कि मैं जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर लूंगा इसी हमारी कम्युनिटी में जो हमारा लिंक है पेसर ग्रुप का, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं अप्रैल में. भाई तो आपको पता है अभी इंशाल्लाह ईद के बाद ही एक्टिव होऊंगा, मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ इस चीज के हवाले से. अरशद गुमरो कहते हैं इम्तियाजी नंबर से तमगा इम्तियाज याद आ गया. वाकई यार, तमगा इम्तियाज को भी हमने जो है ना वो मजाक ही बना दिया इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन क्या कर सकते हैं. Alright, that was Junoon with the Saqina. I hope you guys enjoyed that. सुबह के 8:41 हो चुके हैं. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, जरा बात कर लेते हैं कुछ बदले हुए हालात के हवाले से इन तुर्की. और ज़ाहिर है आपकी नज़रों में ये या आपकी समातों से खबर तो गुजर गई होगी अगर आज अलग सुबह नहीं पहुंची हो, बिकॉज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तुर्की के हालात के हवाले से. बिकॉज जनरली हम पाकिस्तानी तुर्कों को अपना दोस्त समझते हैं, वीज़ा हमें ज़्यादा देते नहीं और सही करते हैं, ज़्यादा वीज़ा नहीं देते हम लोगों को बिकॉज बहुत बैड सीन किया हुआ है वहाँ जाके. लेकिन खैर एनीवे, तुर्की में लोकल इलेक्शंस अगर आपको याद तो पिछले साल तुर्की में सदारती इंतखाबात हुए थे और रेसिप तय्यिप एर्दोगान जो है वो बआसानी जो है वो तीसरी दफा इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे. 21 साल हो गए जी जब से उनकी जो आख पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, वो तुर्की की सियासत को जो है वो कंट्रोल कर रही है. ये जो इलेक्शंस हुए थे ये इनके लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे और ये इलेक्शंस कुछ हद तक बताते जरूर हैं कि लोगों की थिंकिंग जो है ना, लोगों की सोच क्या चल रही है. सो बहरहाल कल ये इलेक्शंस हुए, इस वक्त 99.82% रिजल्ट जो है आ चुके हैं और मैं सबसे सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट है जाहिर है वो इस्तांबुल के मेयर का इलेक्शन था कि जिसमें इनकम्बेंट इकराम इमामोग्लू जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं. और इकराम इमामोग्लू जो साहब जो हैं ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इट्स कॉल्ड द CHP, इंग्लिश पे हम कहते हैं, बट जमहूरियती खल्क पार्टी, तुर्की पर तीसी होगा, हाँ ऐसे ही होता है वो हमें इसी लगा देते हैं एंड में वो. एनीवे, सो उससे उनका ताल्लुक है और ये वहाँ की मेन इट्स सेकुलर पार्टी, सेकुलर सोच, रजब तय्यिप माफी देगा मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क के अफकार को फॉलो करने वाली ये पार्टी है. और इन्होंने अपनी जो मेयरशिप है इस्तांबुल की जो मेयरशिप है उसको उन्होंने रिटेन किया है. अच्छा, इस्तांबुल की मेयरशिप इस लिहाज से जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ सिटी ऑफ अराउंड 16 to 17 मिलियन पीपल. हम कह सकते हैं रफली कोई 2.25 करोड़ लोगों का जो है ना ये शहर है. तुर्की की अपनी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8.5 करोड़ है. तो आप सोच सकते हैं कि तुर्की की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन कोई 1/5 ऑफ द कंट्री लिव्स इन दिस सिटी. सो और तुर्की में जो लोकल बॉडीज हैं ये बड़ी स्ट्रांग होती हैं. इवन रजब तय्यिप एर्दोगान जो है वो खुद तुर्की के माफी देगा इस्तांबुल के जो है वो मेयर रह चुके हैं और कहते यही हैं कि जी इस्तांबुल का जो मेयर बनना होता है वो मुल्क का सदर बनने के लिए एक कुर्सी, एक स्टेपिंग स्टोन होता है. काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर इमामोग्लू साहब जो हैं ये पिछले साल अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होते अगेंस्ट रजब तय्यिप एर्दोगान तो शायद ये उनको शिकस्त भी दे सकते थे. लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से आई थिंक इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मे बी ही इज वेटिंग फॉर रजब तय्यिप एर्दोगान टू गो. बिकॉज अगर आपको याद हो पिछले इलेक्शन में एर्दोगान ने जीतने के बाद या ड्यूरिंग द कैंपेन ही सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टर्म एज द प्रेसिडेंट. वो 2028 में सियासत से जो है वो रिटायर हो जाएंगे. बहरहाल सियासत से लोग आमतौर से रिटायर होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हुआ ये कि जी उनकी पार्टी से ये हारे भी अच्छे बड़े मार्जिन से, तकरीबन कोई 12% के मार्जिन से जो है ये हारे हैं. अच्छा, इसमें जो इनको और नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि तुर्की के जो और बड़े बड़े शहर हैं वहां पे भी जो आख पार्टी है एर्दोगान साहब की उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. चाहे वो कैपिटल अंकारा हो जहां पे मंसूर यवाश साहब जिनका ताल्लुक CHP से है वो कामयाब हुए हैं. एक और बड़ा शहर इजमीर, वहां पे भी अच्छे डिसेंट मार्जिन से CHP ने कामयाबी हासिल की है. जमील तुगई साहब जो है वो वहां जीतने में कामयाब हुए हैं. इसके अलावा मैं और बाकी शहरों इसका इजमीर में भी जो है वो जीते हैं CHP पार्टी जो है वो कामयाब हुई है. और कौन सा शहर है, आई नो, ओके मुगला, ओ राइट मुगला बिन देयर. यहाँ पे नीफ शहर, अच्छा नीफ शहर में कोई तीसरी पार्टी कोई और कामयाब हुई है, वो एक कोई अलग ही पार्टी है जो कि वहाँ पे जीतने में कामयाब हुई है. एंड या ओके एंड देन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि
ये मुकम्मल तौर से इनकी पार्टी जो है वो राउट हो गई है तुर्की के सेंट्रल एरियाज में, जहाँ पे अभी भी निस्बतन कंजर्वेटिव, और नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पे अभी भी कंजर्वेटिव पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे आक पार्टी ने कामयाबी हासिल की है. कोनिया शहर है मशहूर, आप जानते हैं मौलाना रूमी का वहाँ पे मज़ार है. कैसरी एक सिटी है ना, कैसरी इज जब कैपाडोकिया आपको जाना होता है, सो नॉर्मली पीपल लैंड एट कैसरी, और वहाँ पे भी आक पार्टी जीतने में कामयाब हुई है. रजब तैयब एर्दोगान के अपने आबाई शहर रीजा जो है वहाँ पे भी यही पार्टी कामयाब हुई है. और गाजियान्टेप तो इसका लेकिन हरगिज़ वो मैं कह रहा हूँ कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उनकी पार्टी बिल्कुल राउट हो गई है, लेकिन बड़े शहरों में, जिन बड़े बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बहरहाल शिकस्त का सामना करना पड़ा है. और एर्दोगान साहब ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है. उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हमें मेहनत करनी है अगले इलेक्शंस के लिए, और हम वो मेहनत करेंगे. ज़ाहिर है बड़ा अच्छा लगता है ना मुल्कों में ऑनेस्टी के साथ इंतखाबात होते हैं, ईमानदारी के साथ, कोई दखल अंदाजी नहीं करता, जीतने वाला सेलिब्रेट करता है, हारने वाला अपनी शिकस्त को कबूल करता है. पता नहीं हमारी जिंदगी में इस तरह के इंतखाबात हम कब देखेंगे. लेकिन बहरहाल चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me, Adil, and this, of course, is the last link of the show, the last link of the first show of the week, and yeah, यार वैसे ये हफ्ता मुझे अपनी नौकरी के दिन याद आ रहे हैं कि ये जो रमजान से पहले का आखिरी हफ्ता होता था, ये कोई स्पेशल वीक हुआ करता था. लाइक यानी रमजान से मतलब ईद, रमजान का आखिरी, ईद से पहले का आखिरी हफ्ता ना यार. काम करने का मूड नहीं हो रहा किसी का, जो भी काम आए जो भी हो यार, वो मीटिंग करनी है ईद के बाद, यार ये असाइनमेंट देना है ईद के बाद, एवरीथिंग ईद के बाद. वो तो खैर बहुत सारे लोगों का पता रमजान के बाद, ईद के बाद वाला सीन शुरू हो जाता है. लेकिन दिस वीक इज कंफर्म. वैसे भी आज सुबह यहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह भी मेरे ख्याल से बंद थे या क्या सीन है, और बहुत से स्कूलों में तो ऑलरेडी छुट्टियां जो है वो दे दी गई हैं कि अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद. सो या नाइस, एंजॉय योर टाइम मैन. और बिल्कुल जी अपनी इबादत में भी इजाफा कीजिए, और माशाल्लाह मस्जिदों में भी अब एहतिकाफ की रौनक जो है वो, यार वैसे वाकई ये आई नो, एक शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रमजान फटीग. आई मीन वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और ज़ाहिर रोजा रखते हैं और फिर एंड में आते आते थकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक थकन सी हो जाती है लोगों को, एंड तभी तो ईद की एक अलग खुशी होती है. एक हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने किए हुए ना कि खुशी डाली हुई है. लेकिन वाकई मस्जिद में रौनक देखकर, और वो एहतिकाफ की रौनक जिसकी वजह से तकरीबन 24/7 ही मस्जिद में जो है वो सिलसिला चल रहा होता है. सो फिर आपको ये भी फीलिंग हो जाती है कि यार दिस टाइम इज अबाउट टू फिनिश एंड ऑल. सो बहरहाल जी यार कितना खूबसूरत हमारा जो है वो, मैं देखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर फ्रेंड्स हु फॉलो अदर रिलीजन, सारे मज़ाहिब बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो आपका मज़हब होता है वो आपके दिल के बड़ा करीब होता है. लेकिन जब आप इस मज़हब की आड़ में और इस मज़हब का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को इसको अब्यूज़ करते हुए और इसको नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं, तो फिर आपका दिल बहुत दुखता है. ज़ाहिर है नो पॉइंट्स गेसिंग कि मैं किस हवाले से जो है वो बात कर रहा हूँ. और इस वीकेंड पे जो एक बहुत दर्दनाक और एक बहुत ही अफसोसनाक हमने जो है वो एक खबर देखी, और ऐसे ऐसे साहब जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे ला के उनको मजहबी मामलात के ऊपर जो है वो डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, और उनसे जो है वो बात की जाती है कि आइए जी आप आके हमें ज़रा रूहानी मामलात के ऊपर ज़रा रोशनी डालिए. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर अब्यूज केस दैट हैपेंड द चाइल्ड. मदरसे में एक बार फिर से आपने यही खबर सुनी, ये मामला एक बार फिर से जो है वो एक मदरसे में ही हुआ, और काफ़ी अफसोसनाक ये वाक़या था. कितने अरसे से जो है वो ये हम खबर देखते रहते हैं. अ माइनर हु वाज ब्रूटली रेप्ड इन अ सेमिनरी व्हाइल ही वाज फास्टिंग. यार यानी ये कोई बंदा है जिसका नाम अबू बकर मुआविया है, जो कि आप जानते हैं एक मजहबी कम सियासी जमात से जो है वाबस्ता आदमी है. अच्छा, फिर उस बच्चे के साथ जो हुआ सो हुआ, फिर FIR भी कट गई. फिर हमारे जो हैं वो एक मशहूर आलिम दीन, मतलब पता नहीं उनको आलिम दीन भी बोलना चाहिए हमें या क्या बोलना चाहिए यार, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर माफी तलाफी हो जाती है जी. गलत यार, एक बच्चे के रेप के हवाले से क्या गलत फहमी होगी, मुझे ये बताएं. मुझे कुछ समझा दे यार ये कि इसमें क्या गलत फहमी होगी. उलमा के खिलाफ
जो है वो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं. अच्छा, हमारे एक उस्ताद मोहतरम जो है ना, उनसे एक बार बहुत पहले उनसे एक बात सुनी थी और उन्होंने बताया भी ये था. वो बेसिकली बात कर रहे थे हम जिन्स परस्ती के हवाले से, और बात हो रही थी, एक डिस्कशन चल रहा था सॉडोमी के हवाले से. आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं एंड ऑल. और उनका जो है वो ये कहना था कि भाई ये हमारे यहाँ तो ज़हरे इन बातों को बहुत पर्दे में किया है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन ये हमारे एक कल्चर का हिस्सा रहा है सदियों से, स्पेशली मखसूस कुछ जगहों के ऊपर. जब वो बात ना मुझे बड़ी ऑफेंसिव सी लगी थी उस वक्त. मैंने कहा यार किस तरह इन्होंने ये बात कर दी. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और हम जो है वो चीज़ों को सोशल मीडिया की वजह से हमारे, वरना ये मामला दब जाता, हमें क्या पता चलता. लेकिन ये जब बात सामने आ रही तो फिर अंदाजा ये हुआ कि अल्लाह, तो वाकई ये तो बाज जगहों पे ऐसा लगता है कि कल्चर का हिस्सा होगा. कितने बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो जाता होगा यार, और हमें तो पता भी नहीं चलता होगा इन चीज़ों का. तो भाई बहैसियत वालिदैन हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के हवाले से. मेरे ख्याल से अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि बहैसियत वालिदैन हम क्या कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है. तो बराए मेहरबानी ख्याल रखिए यार, बिकॉज अच्छा फिर उसमें वो इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब जो मशहूर अहले हदीस, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के आलिम हैं, और पता नहीं आलिम बोलूं फिर वही बात है क्या बोलूं इनको जी, कि वो आके जी छुड़वा कर ले जाते हैं और जी जो है ना वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है. यार कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि जिस दफ़ा में ये या जिस आर्टिकल के तहत ये पीनल कोड की ये केस दर्ज किया गया है, उसमें तो सरकार इज अ पार्टी टू दिस. ऐसे केसेस में आपको पता है कि ये तो केस चले बगैर ये कोई माफी तलाफी तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है यार. समझ में नहीं आता यार ये क्या है, तो अफसोस होता है यार. और फिर जो है इस बात का मुझे अफसोस ज्यादा होगा कि यही बंदा बैठा हुआ अभी कुछ दिनों में टीवी चैनल्स पे जो है ना वो दीन की बातें कर रहा होगा, लोगों को बता रहा होगा कि जी सही दीन क्या है और गलत दीन क्या है, और फलाना साहब क्यों गलत हैं, फलाना साहब कैसे काफिर हैं, और कैसे क्या सिलसिला है. पता नहीं क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आती बात. लेकिन खैर चलें जी, अल्लाह ताला सबको जो है वो समझ और अकल दे, और हम लोगों को भी समझ और अकल दे यार. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके लिए जो है वो फोल्डर तो हम ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना इन चीज़ों के हवाले से. सो बहरहाल जी चलें. ऑलराइट गाइस, वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाउ, और मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं कुछ जरा इसराइल के हवाले से बात करना चाह रहा था. बिन्यामीन नेतन्याहू की सियासी मुश्किलात में काफ़ी शदीद इजाफा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अब से कुछ दिनों पहले अपनी जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इसराइल में नए इलेक्शंस होने चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ पे जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त भरपूर काम जो है वो चल रहा है. सिलसिला क्या है, ज़ाहिर है इसके हवाले से अभी वक्त काफ़ी कम है, लेकिन ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिकॉज इसराइलीज विद द पासिंग मोमेंट, वक्त गुजरने के साथ साथ अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं. उनको हरगिज ये नहीं लग रहा था कि एक इस छोटे से जमीन पर, खत्ते पर कब्जा करने के लिए, और एक ऐसी तंजीम को जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कम फलस्तीनी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और अपने यरगमालियों की रिहाई के लिए उनका नहीं ख्याल था कि 6 महीने से ऊपर जो है ये मामलात चले जाएंगे. और शायद हमने शुरू में भी यही बात की थी कि शुरू में इस तरह की जंगें जो है ना, जिस वक्त आपका जोश और जज्बा बड़ा उरूज पे होता है, आपको सही लग रही होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद होता ये कि जब ताबूत आने शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये जंग जो है ना वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है. और इसराइल मेरे ख्याल से शायद अब उस स्टेज पर पहुंच गया है कि जहां पे आई थिंक दिस वॉर इज बिकमिंग एक्सट्रीमली अनपॉपुलर फॉर देम. चलो जी, आगे इस पे बात करेंगे कभी, मेरे ख्याल से कल या परसों कोई बात कर लेंगे इंशाल्लाह. लेकिन अभी वक्त आ गया, आप लोगों से इजाज़त लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.